हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीआरपीसी का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इसी तरह आने वाले टाइम पे लॉ के पेपर के साथ साथ जीके के भी सारे पेपर, करंट अफेयर्स और झारखंड स्पेशल के भी सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैंने एमसीक्यू में सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अदर स्टेट, यूपी, बिहार से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे को इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो ये सेशन आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरी वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना विलंब किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, यह आदेश किस सेक्शन में है? क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना विलंब के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, बिना लेट किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, यह किस सेक्शन में दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेक्शन 76, ऑप्शन बी सेक्शन 77, ऑप्शन सी सेक्शन 78 या ऑप्शन ए सेक्शन 79। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 76, ऑप्शन ए। सेक्शन 76 सीआरपीसी में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है वह बिना विलंब किए यात्रा में जो समय लगता है उसको छोड़ करके जितना बिना विलंब किए पुलिस मजिस्ट्रेट के पास व्यक्ति को प्रेजेंट करना जरूरी है। और इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है। यह कहाँ कहा गया है? यह सीआरपीसी के सेक्शन 57 में। यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ टाइम बताया गया है 24 आवर्स। और यहाँ क्या बताया गया है? बिना विलंब किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के सेक्शन 305, सीआरपीसी की धारा 305 के अंतर्गत सह अपराधी को कौन क्षमादान दे सकता है? क्षमादान पूछ रहा है कि कौन क्षमादान दे सकता है। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। और यह हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट को सम्मन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की क्षमता होती है? किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट को सम्मन जो मामला है इसको वारंट मामलों में परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त है या पावर है? तो मजिस्ट्रेट को सम्मन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की, कन्वर्ट करने का पावर किन मामलों में प्राप्त है? हमारे पास ऑप्शन है बिना किसी आधार के, ऑप्शन बी न्याय के हित में, ऑप्शन सी लोक अभियोजक यदि तर्क देता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्याय के हित में। और यह किस सेक्शन में दिया गया है? सीआरपीसी के सेक्शन 259 में दिया गया है। सेक्शन याद रखिएगा, किस सेक्शन में कहा गया है सम्मन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 259। सम्मन मामलों को मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? वारंट मामलों में परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार के अपराधी की चिकित्सक व्यवसायी द्वारा सीआरपीसी के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बलात्कार के अपराधी की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा, मतलब कि उसके मेडिकल एग्जामिनेशन सीआरपीसी के में जोड़ा तो गया है, लेकिन यह संशोधन पूछ रहा है किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, के द्वारा जोड़ा गया है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 1955। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2005।
2005 में यह अमेंड करके जोड़ा गया था। और यह प्रभावी कब से हुआ, तो यह प्रभावी कब से हुआ है, तो 2006 से प्रभावी हुआ है और 2005 में अमेंड करके जोड़ा गया है। और इससे किस सेक्शन में जोड़ा में है, तो यह प्रावधान सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 53A। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत को सीआरपीसी की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है सेक्शन धारा 2B या धारा 2WA या धारा, ऑप्शन सी धारा 2B या ऑप्शन डी धारा 2T। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2WA। आहत से यहाँ अर्थ है, आहत दिया है हिंदी में, आहत से यहाँ अर्थ होता है पीड़ित। पीड़ित यानी विक्टिम, पीड़ित को, विक्टिम को। और यह कब जोड़ा गया है, किस ईयर में, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है इस सेक्शन को, सेक्शन 2A को, तो अमेंडमेंट 2008 में 2008 में इसको जोड़ा गया था। किसको, सेक्शन 2WA को। और यह प्रभावी कब से हुआ, अप्लाई कब से हुआ है, तो 2009 से। यह अमेंडमेंट जो भी जोड़ा गया है कब से, किस धारा में अमेंडमेंट हुआ है, कब हुआ है और कब से यह लागू हुआ है, कब से यह अप्लाई किया गया है, यह इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवाक किन मामलों में लागू होता है। अभिवाक क्या होता है, प्ली बार्गेनिंग। अभिवाक प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग। क्वेश्चन है, अभिवाक किन मामलों में लागू होता है, तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है, जब अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को परिवर्तित करता है, जब अपराध जो किया गया है वह देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। सेकंड ऑप्शन है, जब अपराध स्त्री के विरुद्ध हो। ऑप्शन सी है, जब अपराध जो किया गया है वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया हो। और ऑप्शन डी है, जब व्यक्ति के विरुद्ध सदोष अवरोध का अपराध हुआ हो। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें पूछ रहा है किन मामलों में लागू होता है, तो यह सदोष अवरोध के मामलों में लागू। और किन मामलों में लागू नहीं होता है, तो यह 3 मामलों में प्ली बार्गेनिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसा अपराध किया गया है जो समाज की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है और किसी स्त्री के विरुद्ध किया गया हो, या ऐसा अपराध हो जो 14 वर्ष से कम बच्चे के विरुद्ध किया गया है, उस मामले में प्ली बार्गेनिंग नहीं की जाएगी। प्ली बार्गेनिंग को किस सेक्शन में दिया गया है, 265A। इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा, और इसका चैप्टर क्या है, इसका चैप्टर हो गया, यहां से इसे लिखती हूं, चैप्टर 21A। 21A चैप्टर में दिया गया है। और धारा कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, 265 है। किस अमेंडमेंट के द्वारा अभिभाग को जोड़ा गया है, तो यह अमेंडमेंट हो गया 2005 में अमेंड करके सीआरपीसी में एक नया चैप्टर और एक नया सेक्शन जोड़ा गया 265A, और चैप्टर था 21A, प्ली बार्गेनिंग को जोड़ा गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी 1973 कब प्रवृत्त हुई है। ऑप्शन है 1 अप्रैल 1974, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1974,
ऑप्शन सी है 1 जून 1973 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1973। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी को प्रवृत्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के अधीन परिवाद होना चाहिए, कंप्लेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मौखिक होना चाहिए, ऑप्शन बी लिखित होना चाहिए, ऑप्शन सी मौखिक या लिखित रूप में होना चाहिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी कहिए, मौखिक और लिखित दोनों रूप में परिवाद किया जा सकता है। परिवाद किसको होता है, कंप्लेंट किसको होता है, तो मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है। किस सेक्शन में परिवाद को दिया गया है, सेक्शन 2D। हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी की कौन सी धारा न्यायाधीशों सेवकों के अभियोजन से संबंधित है, न्यायाधीशों के और सेवकों के अभियोजन से संबंधित है। ऑप्शन ए है सेक्शन 196, ऑप्शन बी है सेक्शन 198, ऑप्शन सी है 195A और ऑप्शन डी है 197। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 197। 197 में क्या दिया गया है, न्यायाधीशों और सेवकों के अभियोजन से संबंधित है। और 198 क्या है, वैवाहिक स्थिति वाला दिया गया है। 198 में है विवाह के विरुद्ध अपराध, विरुद्ध अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी की धारा 438 के अधीन जमानत देने का अधिकार नहीं है। 438 के अधीन जमानत देने का अधिकार किसे नहीं है, क्वेश्चन ए ये पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है सेशन न्यायालय को, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, थोड़ा सा मिट गया है, उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट को और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों को। यहाँ पूछ रहा है किसे अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, तो नहीं और है दोनों को बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। नहीं है पूछ रहा, तो हमें पता है कि सेशन न्यायालय को है और उच्च न्यायालय दोनों को है। तो किससे नहीं है जमानत देने का अधिकार, अग्रिम जमानत। 438 में क्या है, अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत देने का अधिकार सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, मजिस्ट्रेट को नहीं है। अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल पर फेमस केस का नाम है गुरुबख्श सिंह सिंधिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी क्वेश्चन, सीआरपीसी के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितना जुर्माना लगा सकता है। ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 15,000, ऑप्शन सी है 12,000 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मजिस्ट्रेट को जुर्माना लगाने के पावर किस सेक्शन में दिया गया है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 29 में। कितना दे सकता है, 3 years पनिशमेंट, 3 year का पनिशमेंट और 10,000 का जुर्माना दे सकता है सेक्शन 29 में। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, 29 में ही तीनों मजिस्ट्रेटों का दिया गया है। सबसे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है कि कितना सजा दे सकता है और कितना जुर्माना लगा सकता है। उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का दिया है, उसके बाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का दिया है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट
कितना लगा जुर्माना दे सकता है और कितना पनिशमेंट दे सकता है, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को 1 साल की सजा देने का और 5000 पनिशमेंट देने का राइट है। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास से नीचे का जितना कारावास है वह दे सकता है और वह तक का कारावास दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने का प्रावधान करती है। संज्ञान लेने का प्रावधान मजिस्ट्रेट को किस सेक्शन में दिया गया है? सीआरपीसी के संज्ञान लेने का राइट 190 में है। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का प्रावधान किस में है? तो 190 में है। प्रावधान करती है किन बातों पर वो प्रावधान ले सकती है, संज्ञान ले सकती है? तो ऑप्शन ए है उन तथ्यों का जिनसे अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर, मतलब जिससे अपराध बनता है और उसके बारे में कंप्लेंट किया गया हो। ऑप्शन बी सीआरपीसी के सेक्शन 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर। ऑप्शन सी स्वयं की जानकारी से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन तीनों मामलों में मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है? सेक्शन 190 में संज्ञान ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के सेक्शन 219 के अंतर्गत एक ही किस्म का अपराध किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कि वह एक ही अपराध से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है जब वह एक ही दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं, जब वह एक ही धारा के अधीन दंडनीय होते हैं। और ऑप्शन डी है जब वह आईपीसी या किसी भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि के एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वे आईपीसी या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड से के समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय विलंब को माफ कर सकता है। ऑप्शन ए है सेक्शन 473, ऑप्शन बी है सेक्शन 468, ऑप्शन सी है 469 और ऑप्शन डी है सेक्शन 416। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 473 में विलंब को माफ करने की बात की गई है। यानी परिसीमा काल के बारे में बताया गया है कि परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात भी क्या कर सकता है? कोर्ट सुनवाई कर सकता है। और परिसीमा काल के बारे में प्रावधान कहां से शुरू होता है? सेक्शन 473 लास्ट है और शुरू होता है सेक्शन 467। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानतीय अपराध से तात्पर्य है। जमानतीय बेलेबल ऑफेंस से तात्पर्य है। ऑप्शन ए जब अपराध को सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में जमानतीय रूप में दिखाया गया है। प्रथम अनुसूची में जमानतीय रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन बी है जब अपराध को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा क्या बनाया गया है? जमानतीय बनाया गया है। और ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बेलेबल ऑफेंस के बारे में कहां दिया गया है? सेक्शन 2A में। जमानतीय अपराध के बारे में कहां दिया गया है? सेक्शन 2A। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C। कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जो एक वारंट के निष्पादन से बच रहा है उस फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? उद्घोषणा की बात की गई है, किस सेक्शन में जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए है सेक्शन 82,
ऑप्शन बी है सेक्शन 83, ऑप्शन सी है सेक्शन 84 और ऑप्शन डी है सेक्शन 93। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 82 में क्या दिया गया है, उद्घोषणा के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। तो ऑप्शन ए है सेक्शन 344, ऑप्शन बी है सेक्शन 340, ऑप्शन सी है सेक्शन 357 और ऑप्शन डी है 361। तो सही आंसर हो जाएगा प्रतिकर, न्यायालय को प्रतिकर देने का आदेश देने का राइट कहाँ है, 357 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के किस धारा के अधीन संविदाकारी राज्य को परिभाषित किया गया है। संविदाकारी राज्य को कहाँ परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है सेक्शन 105, ऑप्शन बी है 105A, ऑप्शन सी है 106 और ऑप्शन डी है 104B। तो सही आंसर हो जाएगा 105A। ये क्वेश्चन मेरा आपका बनाया नहीं है, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है वो मैं अपने मन से नहीं बल्कि किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन को पूछा गया है। और अगर आपने अभी तक मेरा सीआरपीसी का क्विक रिवीजन नहीं देखा है वीडियो, तो आप जाकर के मेरे चैनल पर सीआरपीसी का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी की धारा 103 के अधीन ऑप्शन ए है पुलिस अधिकारी अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का निर्देश दे सकता है, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का निर्देश दे सकता है, ऑप्शन बी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 103 के अधीन मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का निर्देश दे सकता है। पुलिस अधिकारी कभी भी अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का निर्देश नहीं दे सकता है। कब? मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन संस्कृति के कथन को लिखने के लिए प्राधिकृत नहीं है। प्राधिकृत नहीं है, जब नहीं वर्ड आए उसको वहीं पे गोल कीजिए कि ये हाईलाइटेड कीजिए कि ये ध्यान रहे कि नहीं पूछ रहा है। कौन? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी महानगर मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो संस्कृति को लिखने का राइट किसे है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी है और सेकंड महानगर मजिस्ट्रेट को भी है। तो ये दोनों को है। किसे नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को संस्कृति लिखने का प्राधिकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी की धारा 206 के अधीन छोटे अपराध से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है ऐसा अपराध जो केवल जुर्माना से दंडनीय है, ऑप्शन बी ऐसा अपराध जो मोटर यान अधिनियम 1939 के अधीन दंडनीय है, ऑप्शन सी ऐसा अपराध जो केवल 1000 रुपए के से अनाधिक जुर्माने से दंडनीय है और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऐसा अपराध जो केवल 1000 रुपए के से अनाधिक जुर्माने से दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध का अन्वेषण किया जाता है। ऑप्शन ए है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी द्वारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी द्वारा। अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी द्वारा। किस लिए? साक्ष्य एकत्र करने के लिए। किस सेक्शन में दिया गया है अन्वेषण को? सेक्शन 2 में। हो गया क्लियर? ज को H बोलते हैं, इंग्लिश में H हो जाएगा 2H में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के सेक्शन 167 के अधीन एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि तक रिमांड दे सकेगा। रिमांड देने का राइट कार्यपालक मजिस्ट्रेट को 167 में कितना दी गई है। ऑप्शन ए है 15 डेज के लिए, 15 दिनों के लिए, ऑप्शन बी है 9 दिनों के लिए, ऑप्शन सी है 7 दिन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कितना दिया गया है? 7 दिनों का, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 15 दिन का, 15 डेज का दिया गया है राइट, रिमांड पर भेज देने का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के सेक्शन 498A के अधीन संज्ञान लिया जा सकता है। ऑप्शन ए है पुलिस रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी है अपराध से व्यक्ति के परिवाद पर, ऑप्शन सी है अपराध से व्यथित व्यक्ति के पिता माता भाई बहन के परिवाद पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपराध से संज्ञान लिया जा सकता है, या तो अपराध से जो व्यथित व्यक्ति है वो खुद परिवाद करे, या उसकी तरफ से उसके माता पिता भाई बहन कोई भी परिवाद कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस पर संज्ञान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के अधीन अभियोजन वापस लेने का प्रावधान है। ऑप्शन ए है सेक्शन 319, ऑप्शन बी है सेक्शन 320, ऑप्शन सी है सेक्शन 321 और ऑप्शन डी है सेक्शन 324। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 321 में अभियोजन वापस लेने का राइट सेक्शन 321 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के अधीन अन्वेषण की नींव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है परिवाद को, कंप्लेंट को, या ऑप्शन बी है प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर को, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एफआईआर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को अन्वेषण की नींव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय द्वारा सीआरपीसी के अधीन जारी किया गया सम्मन होना चाहिए, मतलब सम्मन कैसा होना चाहिए? जो न्यायालय सम्मन जारी करता है वह कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है लिखित में, ऑप्शन बी है 2 प्रतियों में, ऑप्शन सी है लिखित में 2 प्रतियों में, उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हुई हो। तो हमारा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूरा कंप्लीट दिया गया है, लिखित भी होना चाहिए, 2 प्रतियों में भी होना चाहिए, न्यायालय का पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी होना चाहिए, और न्यायालय की उस पर मुद्रा भी लगी होनी चाहिए, मुहर लगी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमानती अपराध के मामले में जमानत अधिकार पूर्वक स्वीकृत की जाती है। ऑप्शन ए है पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी है न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है या तो ए या तो बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमानती अपराधों में जमानत अधिकार पूर्वक किसके द्वारा स्वीकार की जाती है? पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा है सीआरपीसी की धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण करने का आदेश देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सेशन जज, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी या तो ए या तो बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मजिस्ट्रेट को। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के अधीन एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। ऑप्शन ए है जो उसके उपस्थिति में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कब की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है जो उसकी उपस्थिति में जमानती अपराध करता है, ऑप्शन बी है उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, ऑप्शन डी है उद्घोषित अपराधी, और ऑप्शन डी है जो जमानती और संज्ञेय अपराध का दोषी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भत्ता की अधिकारिणी नहीं होगी। ऑप्शन ए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्शन 125 के अधीन कोई भी पत्नी भरण पोषण पाने की, मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी कब नहीं होगी, अधिकार उसे कब नहीं होगा, राइट कब नहीं होगा मेंटेनेंस पाने का। तो ऑप्शन ए है यदि वह पति के साथ उसकी निर्दयता के कारण या क्रुएल्टी के कारण, क्रुएल्टी उसका पति उसके साथ क्रुएल्टी करता है, उसके साथ रहने से इनकार करती है। ऑप्शन बी है यदि वह माता पिता के साथ रहती है और उसके द्वारा भरण पोषण किया जाता है।
ऑप्शन सी है यदि उसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है। ऑप्शन डी है यदि वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है भले ही वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वह पारस्परिक सहमति से अगर अलग रह रही है तो वह भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं होगी भले वह असमर्थ है। बाकी 3 सिचुएशन में वह मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। तो आज सीआरपीसी में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी सीआरपीसी का ही नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू ले आऊंगी। तो आप मेरे इस चैनल से बने रहिए। मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।